नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उसका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे अब भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। 20 दिन बाद भारत लौटे हैं बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह। इसके बाद बात करेंगे शोपिया में मिला हथियारों का जखीरा। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भारत के 52वें सीजीआई बने हैं जस्टिस BR गवई। इसके बाद सरकार ने ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन किया है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे भारतवंशी अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री बनी है। इसके बाद शेयर बाजार की बात करेंगे, जहां सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़ा है। इसके अलावा 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इस पर भी बात करेंगे। तो ये आज की तमाम अहम खबर है और अब हम बढ़ेंगे अपनी पहली खबर की ओर। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। कालिदास मार्ग स्थित आवास से सीएम ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया और यह यात्रा 1090 चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा प्रदेश भर में 23 मई तक अलग अलग स्थानों से निकाली जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किए जाने के बाद भाजपा 15 मई को महानगरों में यह यात्रा निकालेगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि पूरा भारत अपनी सेना के बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हौसलों को पस्त कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। पूरा देश हमारे जवानों की वीरता और बहादुरी को सलाम करने के लिए उत्सुक है। हम राज्य के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई देते हैं। पूरे देश और दुनिया ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले की निंदा की है। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उनकी तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखाई, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूर्व सैनिकों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों का राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस भाव का अभिनंदन करते हुए आप सबसे इसी बारे में कि जो निश्चित दूरी है, उस दूरी में केवल और केवल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, भारत के बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हम पूरी शालीनता के साथ जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए
इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों की भावनाओं को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राजधानी देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा रैली निकाली गई है। देहरादून के चिड़बाग स्थित शौर्य स्थल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सांसद, कैबिनेट और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी रैली में शामिल हुए हैं। तो देखिए, देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, इसके बाद से ही पूरा देश जो है उत्साह से भर गया। सभी सेना के वीर जवानों का अभिनंदन कर रहे हैं। सेना के शौर्य को, पराक्रम को सलाम किया जा रहा है और इसी के तहत तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। देहरादून में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका नेतृत्व किया है और कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। साथ ही साथ देश और सेना के शौर्य को उन्होंने सलाम भी किया है। इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति निर्णायक जवाबी कार्रवाई हमला करने वाले पाकिस्तान द्वारा 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया। वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत की जो सेना है, उन्होंने यहाँ पर जो पाकिस्तान में जिस तरीके से अच्छा जो पराक्रम यहाँ पर दिखाया है, तो ऐसे में उसके बाद की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो आज शौर्य सम्मान यात्रा है, वह जो राजधानी देहरादून में ये निकाली जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ कई सांसद भी जो हैं वो भी इस शौर्य यात्रा में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कई संगठन भी हैं, संगठन के जो लोग हैं वो इस यात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और ये जो पल है, ये काफी ऐतिहासिक जो पल है इस दौरान यहाँ का रहा है। और ऐसे में आज जिस तरीके से जो यहाँ पर सेना है, सेना के जवानों को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर उनका सम्मान को लेकर के आज जो ये रैली है यहाँ पर आयोजित की गई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो है आज का दिन यहाँ पर रहा है। देहरादून से i24 के लिए विनय। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक अच्छी खबर सामने आई। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ पाकिस्तान से वापस भारत लौट आए हैं। कांस्टेबल पूर्णम 14 मई सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत आ गए हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह की
2 फोटो जारी की थी। पहली फोटो में पूर्णम पेड़ के नीचे खड़े थे, उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था। दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज के जरिए कांस्टेबल पूर्णम के भारत लौटने की जानकारी दी। इसमें बताया कि पूर्णम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया है। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद जवान को घर जाने दिया जाएगा। दरअसल जैसे ही बीएसएफ के बड़े अफसरों को जवान पीके शॉ के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने की खबर मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत शुरू की। उन्हें बताया गया कि यह जवान कुछ दिन पहले ट्रांसफर होकर आया था, उसे जीरो लाइन का पता नहीं था, वह गलती से जीरो लाइन क्रॉस कर गया था। उसे रिहा करने के लिए कहा गया, मगर पाकिस्तानी रेंजर्स ने इनकार कर दिया। भारत ने जिसके बाद दबाव बनाया और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया है, इसके बाद पाकिस्तान भारत के सामने सभी मोर्चों पर सरेंडर कर चुका है और इसी घबराहट से, डर की वजह से उसने जो जवान है पूर्णम कुमार शॉ, उसे अब लौटा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले उसके दोस्त तुर्की के बहिष्कार की लगातार मांग उठ रही है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करें। चीन के सामानों के खिलाफ बहिष्कार का सफल अभियान चला चुके कैट ने अब ताज़ा अभियान तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ छेड़ दिया है। बहिष्कार के अपने अभियान को और तेज करने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रैवल और टूर ऑपरेटर के साथ तालमेल कर काम करने का प्लान किया। इन देशों के साथ व्यापार निलंबन करने पर अंतिम फैसला 16 मई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डीलर्स में किया जाएगा। कैट के महासचिव और चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि यात्रा बहिष्कार का तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर वहां की टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। पिछले साल यानी 2024 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो तुर्की में करीब 62.2 मिलियन विदेशी पर्यटक गए थे। इनमें से 3 लाख भारतीय पर्यटक थे। इनका पर्यटन से कमाई में 61.1 बिलियन डॉलर का योगदान है। सिर्फ भारत के टूरिस्ट ही 291.6 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं। ऐसे में भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार करने से तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। खंडेलवाल ने अजरबैजान में भारतीय टूरिस्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि साल 2024 में करीब 2.6 मिलियन टूरिस्ट गए हुए थे, जिनमें से 2.5 लाख भारत के थे। ये टूरिस्ट पर्यटकों के तौर पर करीब 308.6 मिलियन डॉलर खर्च कर वहां की इकोनॉमी में योगदान देते हैं। ऐसे में भारतीय टूरिस्ट के बहिष्कार से बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तुर्की के बहिष्कार की मांग की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में 14 मई को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला। यहां 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बरामद हथियार में 2 AK-47 राइफल, 10 AK-47 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 वॉकी टॉकी, 1 पावर बैंक, 500 से ज्यादा बुलेट, कई आधार कार्ड, खाकी रंग जैसे 4 आर्मी पाउच, 4 ब्लैक ड्रेस और 5000 से ज्यादा कैश मिला। शोपियां जिले के केलर के सुकुरू फॉरेस्ट एरिया में 13 मई को सुबह से शाम करीब 4:30 बजे तक मुठभेड़ ये चली। इस ऑपरेशन को केलर नाम दिया गया था। मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी भी शामिल था। बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट से हज यात्रियों का दूसरा जत्था सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के कारण 7 मई और 12 मई को रवाना होने वाले हज यात्रियों की 7 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। वहीं 13 श्रीनगर एयरपोर्ट्स पर 14 मई को फ्लाइट ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। बीते दिनों शोपियां में मुठभेड़ हुई और लश्कर के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में अब हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है।
भारत पाकिस्तान के बिगड़े रिश्तों के बीच चीन इसे लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। चीन भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा के लिए ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल कर रहा था। भारत सरकार ने ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। अब भारत में कोई भी चीन द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को नहीं देख पाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने यह फैसला उस वक्त लिया जब अरुणाचल प्रदेश में चीनी दखल को लेकर केंद्र ने चीन को दो टूक सुना दिया। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बदलने के चीन के प्रयास पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर कहा है कि यह एक व्यर्थ और निरर्थक प्रयास है। मंत्रालय ने कहा कि हम चीन के इस प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय ने इससे लेकर एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामकरण के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। उन्होंने 13 मई को मंत्री पद की शपथ ली। कनाडा में 28 अप्रैल को आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इसमें लिबरल पार्टी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जीत हासिल की। इस चुनाव में भारतीय मूल के 22 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अनीता के अलावा भी मार्क कार्नी की कैबिनेट में 3 भारतवंशी शामिल हैं। इनमें शामिल मनिंदर सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया है। सिंधु इससे पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा रूबी सहोता और रणदीप सिंह सराय को राज्य सचिव बनाया गया है। अनीता के पिता तमिलनाडु जबकि मां पंजाब की रहने वाली थी। हालांकि अनीता का जन्म और पालन पोषण कनाडा के ग्रामीण क्षेत्र नोवा स्कोटिया में हुआ था। उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया है। अनीता टोरंटो यूनिवर्सिटी की एसोसिएट डीन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1995 में जॉन नोल्टन से शादी की, जो एक कनाडाई वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। उनके 4 बच्चे हैं। 57 साल की अनीता पेशे से वकील हैं। उन्होंने 2019 में कनाडा की ओकविल सीट से पहला संसदीय चुनाव जीता था। पिछले कार्यकाल में वे रक्षा मंत्री का पद संभाल चुकी हैं। अनीता कनाडा का रक्षा मंत्रालय संभालने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले 1990 में किम कैंपबेल ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। अनीता आनंद लैंगिक समानता की मुखर समर्थक रही हैं। वो LGBTQIA+ अधिकारों का सपोर्ट करती रहीं। उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट से लड़ने और कनाडाई डिफेंस फोर्सेस में कल्चरल परिवर्तन लाने के लिए पहल भी की थी। आगे बढ़ेंगे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को CJI पद की शपथ दिलाई। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। देश के इस अहम पद पर बैठने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। CJI पद की शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी मां कमलताई गवई के पैर छुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, S जयशंकर, अमित शाह समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट भी शामिल हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 6 महीने का ही होगा। बता दें कि जस्टिस गवई ने 1990 के बाद मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की, जिसमें संवैधानिक और प्रशासनिक कानून विशेष क्षेत्र रहे। वह नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने CCOM, DCVL जैसी विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं और निगमों, विदर्भ क्षेत्र की कई नगर परिषदों के लिए नियमित रूप से पैरवी उन्होंने की हुई है। तो भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। आपको बता दें भूषण रामकृष्ण
बी.आर. गवई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली है। संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में आईपीएल क्रिकेटर यश ठाकुर और शुभम दुबे ने अपने दोस्तों के साथ भगवान शिव के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने देश और अपने खेल में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। दोनों खिलाड़ियों ने इस यात्रा को आध्यात्मिक और पवित्र अनुभव बताया। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। दर्शन की खबर से उनके प्रशंसक भी उत्साहित नजर आए। के दर्शन करने हमेशा आता हूँ और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मैं हमेशा आता हूँ। और जैसे कि अभी वापस आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा आने का। आईपीएल हमें देश के लिए भी अच्छा है, सभी प्लेयर्स के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ वापस स्टार्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं वो तो चलो ठीक है, वो जो होना था वो हो गया, बट हम उसी में खुश है कि हमारी सेना ने हमें विजय दिलाई हर चीज़ में। तो वो एक हमारी बहुत गर्व की बात है कि हमारी सेना हमारे साथ है और हमारी सेना हमेशा एक कदम आगे रहती है। तो मैं वही इसमें खुश। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शेयर बाजार की। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज बुधवार 14 मई को शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 81,300 पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी रही। टाटा स्टील के शेयर में करीब 5% की तेजी रही है। वहीं जोमेटो, एयरटेल, टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में करीब 2% का उछाल है। जबकि टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और एचयूएल का शेयर 1.5% नीचे पहुंच गए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 45 में उछाल रही। एनएसई के सभी सेक्टर्स में तेजी है। सबसे ज़्यादा बढ़त मेटल सेक्टर में 2.81%, रियल्टी में करीब 2.04%, ऑयल एंड गैस में 1.13%, आईटी में 1.07%, मीडिया में 0.93% और ऑटो सेक्टर में 0.82% तेजी रही है। हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार 13 मई आज के दिन बाजार में हल्की फुल्की गिरावट भी देखी गई थी। 13 मई कल के दिन ये गिरावट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। गुजरात, असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है और यहां उमस की संभावना है। राजस्थान के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बीते दिनों अलवर, भरतपुर, जयपुर समेत कई शहरों में बारिश हुई है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि देश की लाइफलाइन दक्षिण पश्चिम मानसून ने निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी है। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी। यह भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले में तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि इनमें से एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में एक और सुपर एडवांस इकाई को मंजूरी दे दी गई है। जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर के यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये। उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर में दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर
डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स, यानी कोई भी डिस्प्ले हो, डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स इस प्लांट में बनेगी। और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेजी के साथ बढ़ी है, अभी पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। So display driver chip is one of the key components in the entire display assembly. The display driver chip drives the display, makes sure that whatever has to be displayed is given in the right format to the display, so that then it can be displayed, it can be shown, it can be visualized. ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी, और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।